आज हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के संयुक्त दायित्व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34, 149 एंड 114 ये तीन धाराएं जॉइंट लायबिलिटी संयुक्त दायित्व के रूप में कहलाती हैं। इन धाराओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनमें से कार्य कोई भी करे लायबिलिटी सबकी बराबर होगी। जैसे हम बात करते हैं सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ये जो कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय शब्दावली है ये मूल संहिता में नहीं था। 1870 में इसे सेक्शन 34 में जोड़ा गया। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको सप्रेस करने के लिए एक वर्ड कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय जोड़ा गया। सेक्शन 34 कोई नए अपराध की अवधारणा स्थापित नहीं करता है। सेक्शन 34 किसी विशिष्ट अपराध को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह सेक्शन केवल लायबिलिटी डिसाइड करता है। धारा 34 में अपराधियों के दायित्व को सुनिश्चित किया गया है। अगर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध कार्य करता है एक दूसरे के सामान्य आशय के ग्रसरण में तो सबका दायित्व एक समान होगा, भले ही अपराध किसी ने किया हो। इसलिए ये धारा वास्तव में साक्ष्य का नियम है, अपराध का नियम नहीं। अतः धारा 34 जो सामान्य आशय की अवधारणा प्रस्तुत करता है वो आईपीसी में होने के बावजूद भी एक बर्डन ऑफ प्रूफ, एक जो है साबित करने के दायित्व का निर्वहन करता है। धारा 34 इस प्रकार प्रावधानित किया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई कार्य करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उसी समान उत्तरदायी होगा जैसा कार्य का परिणाम है। अर्थात कार्य किसी ने किया हो, अगर सभी के बीच में एक सामान्य आशय की मन स्थिति बनी हुई है तो ऐसे स्थिति में सबका दायित्व एक समान होगा। इस धारा के कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे एक से अधिक व्यक्ति मोर देन वन पर्सन, उन सभी व्यक्तियों के बीच में एक सुनियोजित योजना होना चाहिए, वेल प्लान्ड प्रोग्राम। वो सभी व्यक्ति घटना के पूर्व एक मस्तिष्क मिलन किए हों, अर्थात सभी लोग एक ही विषय पर सहमत हों। मीटिंग ऑफ माइंड बिफोर द ऑफेंस इज नेसेसरी। अपराध के पूर्व इनके बीच में मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए, वो एक विषय पर सहमत हों कार्य करने के लिए, और सभी लोगों ने उस आपराधिक कृत्य में कुछ न कुछ अपना योगदान दिया हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी कार्य परिणामता होगा उसके लिए सभी व्यक्तियों का एक समान लायबिलिटी होगा। हम उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। मान लीजिए चार व्यक्ति एक व्यक्ति को मारने जाते हैं, ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं और वो ई को मारने का प्लान करते हैं। इन लोगों ने पहले अपनी योजना बना ली है कि कैसे मारा जाएगा। चारों ई के घर पे पहुंचते हैं परंतु ई घटनास्थल पर नहीं है। ए और बी दोनों बाहर चले जाते हैं घर के, उनका प्रतीक्षा करने कि वो कहां पर है, उनको खोज रहे हैं, घर के इर्द गिर्द उनकी तलाश कर रहे हैं। सी और डी कमरे में है, जैसे ही प्रवेश करता है सी डी मारना शुरू कर देते हैं और ए बी बाहर रखवाली करते हैं कि कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ पाए, और बी सी और डी मिलके ई की हत्या कर देते हैं। ऐसे में ई की हत्या भले ही सी और डी ने मिलकर की हो, परंतु ए और बी ने भी ई की हत्या में अपना सहयोग दिया है। वो बाहर खड़े होकर उन लोगों को ई को बचाने से रोक रहे थे जो ई को बचाना चाहते हैं। इसलिए अब धारा 34 यह सिद्धांत प्रतिपादित करेगा कि ए बी सी डी एक सुनियोजित योजना में काम किए हैं, इसलिए सभी का दायित्व वही होगा जो अपराध हुआ है, अर्थात चारों हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल कॉमन इंटेंशन का है। इसी को जो है
प्रीवी काउंसिल ने बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के वास में डिसाइड किया है। बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, जिसे संकरी टोला वाद के नाम से भी जाना जाता है, इस वाद में बारिंद्र कुमार घोष और उनके कुछ मित्रों ने पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान किया और वो जो बारिंद्र कुमार घोष वो सीढ़ी के नीचे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे अपने मित्रों का, और ये रखवाली कर रहे थे कोई व्यक्ति ऊपर न जाने पाए, अर्थात वो ऊपर हो रहे अपराध को सफल बनाने में सहयोग दे रहे थे। ऊपरी मंजिल में पोस्ट ऑफिस था, उनके मित्रों ने पोस्ट मास्टर को गोली मार दिया। कोर्ट ने यह निर्णय किया कि बारिंद्र कुमार घोष भले ही हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे, परंतु लूट की साजिश में शामिल थे। हत्या लूट का संभावित परिणाम था और वो सीढ़ी के पास खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहे थे और रखवाली कर रहे थे, इसलिए बारिंद्र कुमार घोष भी हत्या के उत्तरदायी होंगे। तो इस धारा में लायबिलिटी किसी एक की तय नहीं होती है, बल्कि लायबिलिटी काम के हिसाब से तय नहीं होती है, बल्कि लायबिलिटी परिणाम के हिसाब से तय होती है। जो भी कार्य हुआ है उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम से उस कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों का कोई न कोई योगदान होगा। और सेक्शन 34 में जो वर्ड यूज किया गया है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, दैट मीन्स एवरी पर्सन हैव अ कॉमन इंटेंशन, नॉट अ सेम इंटेंशन। सामान्य आशय और समान आशय दो भिन्न भिन्न शब्दावली है। कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, सिमिलर वर्ड नहीं है, क्योंकि महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसे इंडस वैली सूट भी कहा जाता है, सिंधु नदी वाद भी कहा जाता है, इस वाद में प्रीवी काउंसिल ने डिफरेंशिएट किया, अंतर बताया। सामान्य आशय एवं समान आशय में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 तभी अप्लाई होगा, धारा 34 तभी काम करेगा जब अभियुक्त गण का सामान्य आशय है। अगर उनका आशय समान है और उनके अपराध के पूर्व कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी जो है उनके कार्य के हिसाब से होगी, कॉमन लायबिलिटी नहीं होगी। इसलिए सेक्शन 34 जो है लायबिलिटी डिसाइड करेगा कॉमन इंटेंशन के लिए, सामान्य आशय के लिए। ये समान आशय पे लायबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, सामान्य आशय और समान आशय दो डिफरेंट वर्ड हैं, भिन्न भिन्न शब्दावली हैं। इनकी लायबिलिटीज तभी तय की जाएगी सभी का एक समान रूप से जब वर्ड कॉमन इंटेंशन यूज होगा, जिसका जो है मीनिंग्स है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ईच अदर, सभी के सामान्य आशय के ग्रसण में। भले ही मैंने जो काम किया वही काम आपने भी किया, परंतु काम के पूर्व हमारा आपस में कोई मुलाकात, कोई परिचय, कोई सहमति नहीं है, तो हम अपने काम के लिए लायबिल होंगे, आप अपने काम के लिए लायबिल होंगे। तो सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन को डिफरेंशिएट किया महबूब शाह वर्सेस एम्परर में, और इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद के वाद में स्वीकार कर लिया। तो प्रीवी काउंसिल का केस महबूब शाह का है और पांडुरंग का केस जो है सुप्रीम कोर्ट का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारा सामान्य आशय है उसका सृजन कब होगा, क्या यह अपराध के पूर्व होना चाहिए, अपराध के दौरान होना चाहिए, अपराध के बाद होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर कर दिया है कि जो कॉमन इंटेंशन है बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, सामान्य आशय का सृजन, सामान्य आशय की उत्पत्ति अपराध के पूरा होने के पूर्व होना चाहिए। कितना पूर्व हो इसका कोई हमारे पास जो है प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर नहीं है, ये कितना पहले हो इसका कोई जो है हमारे पास अवधारण नहीं है, ये घटना स्थल पर भी हो सकता है। तो ऋषि देव पांडे के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि सामान्य आशय का जन्म घटना स्थल पर भी हो सकता है, परंतु ये अपराध के पूर्व होना चाहिए। अपराध के उपरांत इसका कोई महत्व नहीं है। तो अपराध के पूर्व तुरंत हो सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लोग ABCD किसी को समझाने गए कि आप ऐसा कार्य मत करिएगा,
लेकिन वहां पर वाद विवाद बढ़ गया और वहां पे मारपीट की स्थिति आ गई। उन चारों ने घटनास्थल पर यह तय किया कि इसको मार देना है और चारों ने मिलकर उसको मार दिया। चूंकि मारने के पूर्व ये मीटिंग हो गई थी कि ई को मारना है, इसलिए अब चारों की लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन में हत्या की होगी। भले ही ये जो मीटिंग ऑफ माइंड था बिफोर द ऑफेंस एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस पर हो गया, भले ही उनका मस्तिष्क मिलन घटना स्थल पर घटना के पूर्व हो गया, तो कॉमन इंटेंशन का जो है उत्पत्ति, सामान्य आशय की उत्पत्ति घटना स्थल पर भी घटना के पूर्व हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सामान्य आशय के अभियुक्त हैं उनको जो है घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है और कमोबेश हर अपराधी का कोई न कोई सहभागिता होना आवश्यक है। यानी एवरी पर्सन मस्ट बी प्ले एनी रोल ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। हर व्यक्ति को अपराध में अपना कोई न कोई योगदान होना चाहिए। श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य आशय के अपराधों की पूर्णता के लिए हर व्यक्ति को उस अपराध में अपनी सहभागिता देनी होगी। लेकिन जे.एम. देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपराध शरीर के विरुद्ध हैं, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी चैप्टर 16, इसी में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एवरी एक्यूज इज नेसेसरी। हर अभियुक्त का जो उपस्थिति है शारीरिक रूप से वो आवश्यक होगा, लेकिन और अदर देन फिजिकल ऑफेंसेस, शरीर के विरुद्ध अपराधों को छोड़ के आवश्यक नहीं है कि घटना स्थल पर भौतिक रूप से अभियुक्त उपस्थित रहे। तो जे.एम. देसाई में मॉडिफिकेशन किया गया कि हर अपराध में अभियुक्त गण का घटना स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से सेक्शन 34 को टोटली एब्सोल्युटली एब्रोगेट किया गया है बाय सेक्शन एंड बाय इंटरप्रिटेशन। धारा 34 को दो प्रकार से निर्वचित किया गया है। एक तो धारा अपने आप में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करता है और जो तथ्य धारा 34 स्पष्ट नहीं कर पाता है उसे कुछ न्यायिक निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो कॉमन इंटेंशन एक लायबिलिटीज को तय करता है। हम दूसरे सेक्शन की चर्चा करते हैं 149, जिसको सामान्य उद्देश्य कहा जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। 149 का भी जो इंटेंशन यही है कि अगर कोई अपराध घटित होता है, यदि कोई अपराध होता है और ये अपराध कई लोग मिलके करते हैं, ऐसे आपराधिक कार्य को कई लोग मिलके करते हैं, तो ऐसे में जो अपराध का परिणाम है उसी की लायबिलिटी सबकी होगी। 149 में 5 or more than 5%, 5 या 5 से अधिक लोग जो है मिलकर एक दूसरे के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट कोई कार्य करते हैं, तो हर व्यक्ति उसी दंड का भागी होगा जो अपराध का परिणाम है। यहां पर अनलॉफुल असेंबली इज नेसेसरी। 149 में सामान्य उद्देश्य का होना आवश्यक है, अर्थात हर व्यक्ति इस बात का ज्ञान रखे कि ये असेंबली अनलॉफुल है। एवरी पर्सन हैव नॉलेज अबाउट द अनलॉफुल असेंबली। हर व्यक्ति को उस समूह, उस भीड़, उस जो है विधि विरुद्ध जमाव के ज्ञान होना चाहिए कि ये जमाव विधि विरुद्ध है। एज वेल एज उस भीड़ को या मेंबर ऑफ मॉब को, उस समूह के सदस्य को इसका भी ज्ञान होना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। इस विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य क्या है? तो आफ्टर द नॉलेज ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, इफ एनी पर्सन पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, सो इज लायबल फॉर द इंपैक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ द असेंबली। यदि कोई व्यक्ति इस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यता को जमाव का उद्देश्य जानते हुए लेता है, वो जमाव के उद्देश्य का ज्ञान रखते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण करता है, उसमें सहभागिता करता है, तो ऐसे व्यक्ति का दायित्व वही होगा जो उस भीड़ के द्वारा कार्य किया गया है। ये 149 लायबिलिटी के साथ साथ स्वयं एक अपराध का सृजन करता है।
यानी सेक्शन 149 में आपको सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली बनाना होगा, विधि विरुद्ध जमाव बनाना होगा, और विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में पनिशबल है। तो धारा 141 में जो विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया है उसका दंड 143 में दिया गया है। इसलिए 149 का जो बेसिक एलिमेंट है वो अनलॉफुल असेंबली, 149 का जो मूल तत्व है वो विधि विरुद्ध जमाव है। इसलिए जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुए उस जमाव के उद्देश्य के अग्रसरण में कोई बल या हिंसा का प्रयोग करते हुए कोई कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति का दायित्व वही होगा उस जमाव का जो अपराध का कार्य का परिणाम है। तो ये धारा भी एक लायबिलिटी डिसाइड करता है। लेकिन जहां सेक्शन 34 में इंटेंशन बेस्ड था, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, वहीं सेक्शन 149 ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो है कॉमन ऑब्जेक्ट, वो इंटेंशन बेस्ड है, ये नॉलेज बेस्ड है। और इसी को डिफरेंशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज की। बेसिक डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में? तो यहां नॉलेज एलिमेंट है, वहां इंटेंशन एलिमेंट है। 149 नॉलेज बेस्ड है और सेक्शन 34 इंटेंशन बेस्ड है। 149 ज्ञान आधारित है, उस जमाव के उद्देश्य का ज्ञान होने के बाद उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर हम भीड़ के सदस्य हैं लेकिन जमाव का हमें ज्ञान नहीं है, उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक भीड़ जा रही थी, हम भी उस रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उस भीड़ में हम गिर गए, हमें भीड़ के उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भीड़ के साथ हम भी चल रहे थे और भीड़ ने एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। अब वो भीड़ तो हत्या के लिए लायबिल है, बट हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि हमने भीड़ का मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है या भीड़ के बीच हम हैं, हमें उनका ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है। इसलिए 149 डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट के आधार पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, जबकि सेक्शन 34 डिसाइड होता है सामान्य आशय के अग्रसरण में। ये मूल अंतर है, संख्या का अंतर है। 34 के लिए 1 से अधिक व्यक्ति चाहिए और 149 के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति चाहिए। ये दो बेसिक डिफरेंसेज है। हमने तीसरे धारा का डिस्कस किया था जो कॉमन या ज्वाइंट लायबिलिटी में आता है, सेक्शन 114। 114 भी संयुक्त दायित्व का उदाहरण है। Section 114 is also example of the joint liability because under this section, इस धारा में अगर अबेटर अपराध करते समय, यदि दुष्प्रेरक अपराध करते समय घटना स्थल पर उपस्थित है, अबेटेड पर्सन के साथ अबेटर ऑफेंस प्लेस पे प्रेजेंस है ड्यूरिंग द ऑफेंस, अपराध करते समय दुष्प्रेरक दुष्प्रेरती के साथ घटना स्थल पर उपस्थित है, तो भले ही दुष्प्रेरक ने किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण किया हो, लेकिन अगर दुष्प्रेरक घटनास्थल पर उपस्थित होगा तो दुष्प्रेरती द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए, दुष्प्रेरती द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दुष्प्रेरक उत्तरदायी होगा। तो सेक्शन 34, सेक्शन 149, सेक्शन 114, देयर आर 3 सेक्शंस आर डिफाइन अ ज्वाइंट लायबिलिटी। 34, 149, 114, ये तीनों धाराएं संयुक्त दायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और तीनों को ज्वाइंट लायबिलिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें कार्य कोई भी करे लेकिन उस ग्रुप के सभी मेंबर इक्वल अपराध से लायबल होंगे, इक्वल दंड से भागी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्य के आधार पे नहीं अपितु जो भीड़ है, समूह है, गैंग है, उसके कार्य द्वारा किए गए परिणाम के आधार पर दंड सुनिश्चित किया जाएगा। ये टॉपिक हम लोग का खत्म होता है ज्वाइंट लायबिलिटी।